हेलो, माई सेल्फ इज़ पर्पल प्रिंस और आज के लेक्चर में हम कंप्लीट एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम जीरो टू हीरो एवरीथिंग अबाउट एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। हम हर एक चीज़ देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, क्यों एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट इसमें जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस किया गया और किस तरीके से हैंडल करता है जावास्क्रिप्ट एसिंक पार्ट को। क्योंकि जावास्क्रिप्ट मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज नहीं है, ये एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। देन ये कैसे काम कर पा रहा है, इवेंट लूप, ये सब क्या होता है, ये हर एक चीज़ देखेंगे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स। पहले तो फाउंडेशन देखेंगे कि क्या होता है सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, क्यों है? क्यों इसे सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज बनाया गया? ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट सॉल्व करता है, उसको देखेंगे। देन हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट का रन टाइम मॉडल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट इंजन, जिसमें कॉल स्टैक पढ़ेंगे, वेब एपीआई पढ़ेंगे, फिर इवेंट लूप पढ़ेंगे। इन फ्यूचर इवेंट लूप को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का। देन हम लोग कॉल बैक क्यू देखेंगे कि टास्क क्यू क्या होता है, माइक्रो टास्क क्यू क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑर्डर एंड प्रायोरिटी क्या होता है, ये सब डिटेल्स में, ये चार डिटेल्स में हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं जब एसिंक का वेट तक पढ़ चुके होंगे। देन हमारा टॉपिक होगा कॉल बैक, कि कॉल बैक क्या होता है, क्यों होता है, ये क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। देन पढ़ेंगे प्रॉमिस, प्रॉमिस भी वही काम कर रहा होता है जो कॉल बैक करता है। फिर प्रॉमिस आया क्यों, क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया और ये क्या होता है, एकदम डिटेल में देखेंगे। देन हम लोग देखने वाले एसिंक का वेट, ये भी ये प्रॉमिस और कॉल बैक के ऊपर ही आया है, देखेंगे क्यों आया है, ये क्यों सबसे बेहतर बन गया। फिर हम लोग देखेंगे इवेंट लूप, इवेंट लूप एकदम डिटेल में देखेंगे, ये आपको एसिंक जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है अंडर द हुड, ये आपको फील कराएगा। देन हम लोग एसिंक पैटर्न एंड डिजाइन देखेंगे कि कैसे काम करना है एसिंक्रोनस के साथ। देन एसिंक्रोनस और एसिंक एपीआईज पे कैसे हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, एसिंक वर्क पे कैसे ट्रैवर्सल होगा, आइट्रेशन होगा, लूप चलेगा, वो सब देखेंगे। देन एरर हैंडलिंग देखेंगे कैसे काम करता है। फिर परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज भी करेंगे जहाँ पे परफॉर्मेंस की कमी आएगी, क्योंकि इस सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है, अगर आप इसे बेस्ट प्रैक्टिस से नहीं लिखे तो परफॉर्मेंस ड्रॉप्स आएगा, तो परफॉर्मेंस ड्रॉप्स को कैसे एलिवेट करना है वो भी देखेंगे। देन एक्सपर्ट लेवल कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आपको एक एक्सपर्ट बनाएगा जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम में। और इतना सारा अगर आपको आ गया, ये 11 टॉपिक्स आपको आ गए, तो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में आप मास्टर हो गए। तो तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को, सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस कोड। ये क्या होता है सिंक्रोनस कोड? सिंक्रोनस कोड क्या होता है? ऑपरेशन एग्जीक्यूट वन एट अ टाइम इन ऑर्डर एंड ईच स्टेप मस्ट फिनिश बिफोर द नेक्स्ट स्टार्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप ये काम कर रहे हो, उसके बाद ही आप ये काम कर पाओगे, और ये काम जब कर लोगे उसके बाद ही आप ये नेक्स्ट काम कर पाओगे। ये होता है सिंक्रोनस मीन्स। इसका मतलब होता है कि आप ऐसा करोगे कि पहले ये कंप्लीट करोगे देन आगे जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो आप आगे नहीं जा सकते हो। आप पहले ये कंप्लीट करोगे देन आगे जाओगे, फिर ये कंप्लीट होगा देन आप आगे जाओगे। तो इसका मतलब एसिंक का मतलब ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप पहले एक काम होगा फिर अदर काम कर पाओगे। अगर ऐसा होता है तो ब्लॉकिंग बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये काम ये काम तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि ये काम कंप्लीट ना हो जाए। ये होता है ब्लॉकिंग बाय मीन्स कि इस कोड के लिए ये कोड ये कोड जो है ब्लॉक हो चुका है अभी, जब तक ये कोड कंप्लीट ना होगा ये कोड नहीं चलेगा। तो ब्लॉकिंग होता है बाय डिफॉल्ट। प्रिडिक्टेबल एग्जीक्यूशन ऑर्डर, आपको पता होता है कि एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है। सिंपल मेंटल मॉडल, पुअर फॉर स्लो ऑपरेशंस। इसका मतलब समझते हैं, चलते हैं इसके एग्जाम्पल को देखने के लिए। एग्जाम्पल में
हम लोग देखते हैं, हम कंसोल लॉग कर रहे हैं ए, देन कंसोल लॉग कर रहे हैं बी, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कंसोल लॉग सी। देखिए 3 कंसोल लॉग कर दिए, तो क्या होगा ऑर्डर इसके रन होने का? सिंपल सा ऑर्डर होगा। इसको ब्राउजर पे ही करते हैं हम। देखिए पहले ए प्रिंट होगा, देन बी प्रिंट होगा, देन सी प्रिंट होगा। ऐसा नहीं हुआ कि पहले क्या प्रिंट होगा, ए, फिर बी प्रिंट होगा, फिर सी प्रिंट होगा। ऐसा नहीं होगा ए प्रिंट होने के बाद सी हो जाएगा, नहीं। पहले ये लाइन प्रिंट होगा, फिर ये लाइन प्रिंट होगा, देन ये लाइन प्रिंट होगा। यही होता है सिंक्रोनस मीन्स, कि कोड चलेगा लाइन बाय लाइन। तो इफ सिंक्रोनस टास्क इज स्लो, क्योंकि जब तक ये कोड न चल जाए तब तक अगला कोड नहीं चलेगा। तो अगर ऐसा कोड हो जो कि स्लो हो, जो कि स्लो हो, तो नेक्स्ट कोड को चलने में वो मुश्किल करेगा, टाइम लगाएगा, तो ये स्लो हो जाएगा प्रोसेस। नथिंग एल्स रन अंटिल दिस कोड विल कंप्लीट। मीन्स आप ये समझिए, मानिए ये कोड आपका 3 सेकेंड ले रहा है, तो 3 सेकेंड तक आपका ये कोड ब्लॉक रहेगा। तो इसके लिए तो सिंक्रोनस कोड एक स्लो पार्ट, स्लो हो गया, तो जावास्क्रिप्ट तो स्लो हो जाएगा ऐसे में। हाँ, इसीलिए हमें एसिंक का जरूरत है। अगर जो कोड टाइम लगाएगा प्रोसेस होने में, उस कोड को हम अलग से प्रोसेस करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि इस कोड के भरोसे ये कोड नहीं बैठे। जब एक प्रिंट हो जाएगा तुरंत, अगर बी को टाइम लग रहा है तो सी फिर प्रिंट हो जाएगा तुरंत, देन बी अपना प्रोसेस करने के बाद प्रिंट हो। तो इसको बोलते हैं, यही एक बोलना चाह रहा है कि सिंक्रोनस टास्क इज स्लो। सिंक्रोनस टास्क जब आपका ह्यूज ब्लॉकिंग, मतलब कि एक बड़ा कोड होगा, ऐसा कोड होगा जो टाइम ले रहा होगा, वो कोड आपको ब्लॉक करके रखेगा, स्लो कर देगा प्रोसेस को। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए आया एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस कोड। एसिंक्रोनस कोड क्या बोलता है, लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन आर डेलीगेटेड allowing the program to continue execute while waiting for results। ये कोड लॉन्ग टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, इसको डेलीगेट कर दो, उसको अलग कर दो। अब बी ना अलग हो जाएगा, और पहले ए प्रिंट होगा, देन सी प्रिंट होगा, और बी आफ्टर 3 सेकेंड प्रिंट हो जाएगा। मीन्स जो टास्क लेट कर रहा है काम को होने में, उसे डेलीगेट कर दो, उसको अलग कर दो, अलग से प्रोसेस करो। ये होता है एसिंक्रोनस मीन्स, कि लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन को अलग कर दो। की प्रॉपर्टीज नॉन ब्लॉकिंग, अगर हम इस कोड को अलग कर दें तो फिर ये ब्लॉकिंग नहीं होगा। अगर हम इस पार्ट को ही अलग कर दें, इस पार्ट को ही अलग कर दें, तो क्या होगा, अब कोड ये लाइन चलेगा, उसके बाद डायरेक्ट ये लाइन चल जाएगा। फिर जब ये कोड रन हो जाएगा, देन वो आ जाएगा आगे की तरफ। तो ये कहना चाह रहा है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब ये होता है। अब इसे एग्जाम्पल से पहले तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या होता है इसका फायदा। नॉन ब्लॉकिंग होता है, ब्लॉक नहीं कर पाया कोड को। कॉल बैक, प्रॉमिस, एसिंक का वेट, यही चीज फॉलो कर रहा होता है। रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन, इनेबल कंकरेंसी नॉट पैरेललिज्म। इसका मतलब आपको धीरे धीरे आगे समझ आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, सेट टाइम आउट एक ब्राउजर एपीआई है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए समझ लीजिए ये एक ब्राउजर एपीआई है जो ब्राउजर हमें देता है, वेब एपीआई है जो ब्राउजर हमें देता है। सेट टाइम आउट एक एसिंक्रोनस कोड है। ये क्या है देखते हैं। मानिए इसको हटाते हैं, यहाँ पे सेट टाइम आउट लिखते हैं। सेट टाइम आउट एक कॉलबैक फंक्शन ट्रिगर करता है, और सेकेंड पैरामीटर होता है टाइम। मानिए टाइम हम दे दिए 3 सेकेंड, 300 मिली सेकेंड होता है, ये मिली सेकेंड में टाइम लेता है, तो इसका मतलब हो गया 3 सेकेंड। ठीक है। सेट टाइम आउट क्या बोल रहा चाहता है कि हम 3 सेकेंड पे जो भी आपका कॉलबैक है उसको ट्रिगर कर देंगे, बट 3 सेकेंड पे ट्रिगर करेंगे। और ये है कॉलबैक। मीन्स सेट टाइम आउट के पास दो चीज होता है, एक होता है कॉलबैक और एक होता है टाइम, इस कॉलबैक को कब रन करना है।
इसमें कंसोल लॉग करते हैं टाइम आउट रनिंग। देखिए, अगर ये सेट टाइम आउट एक एसिंक्रोनस कोड है, बट अगर ये सिंक्रोनस होता तो पहले ए प्रिंट होता, देन टाइम आउट रनिंग प्रिंट होता, देन सी प्रिंट होता। बट अगर, क्योंकि एक्चुअल में सेट टाइम आउट एक एसिंक्रोनस कोड है, तो पहले कंसोल लॉग ए होगा, मींस ए प्रिंट होगा, देन सेट टाइम आउट जाएगा, और ये वेब एपीआई है, ये 3 सेकंड के बाद रन होगा। ये एक एसिंक कोड हो गया, इसको जावा स्क्रिप्ट अलग कर देगा, डेलीगेट कर देगा, और डायरेक्ट इस कोड पे चल जाएगा और सी को प्रिंट कर देगा। मींस ए के बाद सी प्रिंट होगा, और जब इसका टाइम खत्म हो जाएगा देन ये प्रिंट होगा। इसको हम इवेंट लूप में बहुत ही बढ़िया से विजुअलाइजेशन के साथ देखने वाले हैं, बट इसको अभी मैनेज करके चलिए, अभी जितना है उतना ही समझ के चलिए। देखिए क्या हुआ, पहले ए प्रिंट हुआ, देन सी प्रिंट हुआ, फिर कुछ समय रुका, और उसके बाद आया है टाइम आउट रनिंग। यही है एसिंक्रोनस कोड, कि ये ब्लॉक नहीं किया, ये कोड जो है इस थ्रेड को ब्लॉक नहीं किया, इस एग्जीक्यूशन को ब्लॉक नहीं किया, बस ये अलग से किसी और जगह पहुंच गया, और वो टाइम अपने टाइम को खत्म होने के बाद वापस आया है। इसी को बोलते हैं एसिंक्रोनस। तो ये था एग्जांपल एसिंक्रोनस का। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि जावा स्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड क्यों है, इसे क्यों सिंगल थ्रेडेड बनाया गया। व्हाट सिंगल थ्रेडेड मीन्स, सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या है। जब हम बोलते हैं एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट, इसका मतलब है जावा स्क्रिप्ट के पास एक कॉल स्टैक है, कॉल स्टैक हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, एक मेन एग्जीक्यूशन थ्रेड होता है, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिंग एट अ टाइम होता है, ओनली वन पीस ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड कैन रन एट एनी मोमेंट। सिंगल थ्रेडेड का मतलब होता है उसके पास एक ही कॉल स्टैक होगा, एक ही एग्जीक्यूशन थ्रेड होगा, एक ही कोड एक मोमेंट पे चलेगा। ये होता है सिंगल थ्रेडेड का मीन्स। अगर मल्टी थ्रेडेड होता है इसका मीन्स इसके पास मल्टीपल स्टैक होता, कॉल स्टैक होता, इसके पास मल्टीपल मल्टीपल कोड एक साथ ही रन हो रहा होता। तो ये होता है सिंगल थ्रेडेड का मीन्स। क्यों जावा स्क्रिप्ट को सिंगल थ्रेडेड क्यों बनाया गया। ऐसा तो है नहीं कि मल्टीपल थ्रेडेड बनाया नहीं जा सकता था, इसको बनाया क्यों गया इस वे में, ब्राउजर सेफ्टी के लिए। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट ब्राउजर बनता ही जावा स्क्रिप्ट को यूज करके है, वेब असेंबली अब आया है बट जावा स्क्रिप्ट के से ही बना है ब्राउजर, इसीलिए ब्राउजर का सेफ्टी के लिए इसको सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज बनाया गया। क्यों, ऐसा क्या होता ब्राउजर पे जो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज इसे बनाया गया। जावा स्क्रिप्ट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड टू मैनिपुलेट डॉम, इवेंट, यूआई स्टेट, ये सब क्रिएट करने के लिए बनाया गया था इनिशियली। इफ मल्टीपल थ्रेड मॉडिफाइड द डॉम साइमल्टेनियसली, अगर एक ही टाइम में मल्टीपल थ्रेड डॉम को मैनिपुलेट करेगा तो इससे क्या आएगा, रेस कंडीशन आएगा, यूआई इनकंसिस्टेंट होगा, क्रैशेस होंगे, यूआई बार बार क्रैश होगा। सिंगल थ्रेडिंग eliminates the need for locks and mutates in the browser। ये ब्राउजर को सेफ बनाया गया। कैसे देखते हैं, हम जब भी सर्च करते हैं जैसे google.com सर्च किए तो इससे क्या है, हमको यूआई एक ही बार में दिख गया, कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं, डॉम अपडेट हो गया। अगर ये मल्टी थ्रेडेड होता तो कुछ थ्रेड इस पैराग्राफ को लाता, कुछ थ्रेड इस इनपुट बॉक्स को लाता, कुछ थ्रेड्स ये नैबबार को लाता, तो ये क्या करता, ये हो सकता था कि क्रैश हो जाए कुछ थ्रेड और हर चीज लिंक ना हो पाता, तो इससे एक इनकंसिस्टेंट यूआई होता। तो ब्राउजर के सेफ्टी के लिए इसे सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज बनाया गया। इन फ्यूचर आपको डिटेल में पता चलेगा कि एक्चुअल में इस वजह से बनाया गया है सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। आपको अभी बस थ्योरी बता रहे हैं, धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। सेकेंड, परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ्स, क्योंकि ये सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है तो जावा स्क्रिप्ट कुछ परफॉर्मेंस को सेक्रीफाइस किया। जैसे सीपीयू बाउंड पैरेललिज्म, मीन्स आपके पास, मानिए आपके पास 9 कोर का सीपीयू है, आपके पास 4 कोर का सीपीयू है, 4 कोर का सीपीयू है, ठीक है। अब आप चाहते हैं हर सीपीयू को आप काम, आपके पास एक बहुत ही बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा है उस जिसको हैंडल करना है,
और ये टाइम खाने वाला है, मीन्स ये एक स्लो ऑपरेशन है। आप ये समझिए एक स्लो ऑपरेशंस पे काम करना है। तो अगर जावा स्क्रिप्ट है तो जावा स्क्रिप्ट तो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, तो वो एक ही सीपीयू पे काम कर रहा होगा, तो एक ही सीपीयू पे ये पूरा ऑपरेशन होगा, तो इसमें टाइम लगेगा। बट अगर ये मल्टीपल थ्रेडेड होता तो इसका क्या फायदा होता कि आप कुछ काम इधर दे देते, कुछ काम इधर दे देते, कुछ काम इधर देते, सबको इसमें आप सारे सीपीयू का यूज करके इसको काम को कंप्लीट करते, तो ये कम टाइम में कंप्लीट होता। तो परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ आया, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है, तो आप हर सीपीयू को यूज नहीं कर सकते हैं पैरेलल में। बस इसलिए लाया गया क्योंकि सिंपल कंकरेंसी मॉडल हो, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग स्ट्रांग हो, हैवी कंप्यूटेशन इज नॉट जेएस स्ट्रेंथ, इनपुट आउटपुट इज, मीन्स ये जो हैवी ऑपरेशन है जैसे स्लो ऑपरेशन, ये आप जावा स्क्रिप्ट में नहीं कीजिएगा और करते भी नहीं है, क्योंकि ये आप मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज में कर रहे होते हैं। जावा स्क्रिप्ट को बनाया ही गया है इनपुट आउटपुट, स्ट्रॉन्ग इनपुट आउटपुट के लिए, और जावा स्क्रिप्ट मेनली ब्राउजर के लिए ही बेस्ड है। और आप सर्वर भी बना सकते हैं, बेस्ट सर्वर बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये था क्यों जावा स्क्रिप्ट को सिंगल थ्रेडेड बनाया गया। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉकिंग वर्सेस नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन। ब्लॉकिंग मीन्स एन ऑपरेशन दैट प्रिवेंट्स द इवेंट लूप फ्रॉम कंटिन्यूइंग। एग्जाम्पल while true, when you do while true, जब हम कोड लिखते हैं while true कंसोल लॉग, जैसे फर्स्ट लिख दिए, ठीक है। अब देखते हैं ब्राउजर में क्या हुआ, देखिए कितना सारा कोड चल गया और ये क्रैश कर जाएगा क्योंकि इतना सारा ऑपरेशन हो रहा है एक ही थ्रेड पे, और ये एक इनफाइनाइट लूप हो गया। ये क्या हो गया, एक इनफाइनाइट लूप हो गया। देखिए ब्राउजर क्रैश होने लगा। तो हम लोग क्या देखें कि ये जो इनफाइनाइट लूप है ये ब्लॉक कर दिया हर चीज को, आप उसी कोड में अटके हुए हो, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, यूआई फ्रीज हो जाएगा, कुछ भी क्लिक नहीं कर पाओगे, नो टाइमर्स फायर, ब्राउजर टैब में क्रैश, ब्लॉकिंग कॉज स्टैक कैन नॉट क्लियर। ब्लॉकिंग का मतलब जैसे आपके पास एक हैवी कंप्यूटेशन आया, आप रिफ्रेश किए गूगल का पेज और गूगल का पेज आपको तुरंत मिल गया, क्योंकि ये नॉन ब्लॉकिंग है। अगर ब्लॉकिंग होता, कोई एक हैवी कंप्यूटेशन होने लगता इस पेज को आने से पहले, इस ये आ जाता और इसके आने से पहले आपको कोई हैवी ऑपरेशन करना पड़ता, तो इससे क्या होता, इससे होता क्या कि आपका ये पार्ट आने में टाइम लगता और वो हैवी ऑपरेशन फंस जाता कोड में। अगर वो इनफाइनाइट लूप होता तो इस पेज को क्रैश करवा देता, इस टैब को क्रैश करवा देता, मीन्स बहुत ही मुश्किल हो जाता, यूआई फ्रीज हो जाता, आप कुछ चला नहीं पाते। तो ये होता है ब्लॉकिंग मीन्स। और जैसे हम सर्च करते हैं जियो हॉटस्टार, जब जियो हॉटस्टार सर्च करेंगे तो देखिए जैसे ही क्लिक किए हमें कुछ यूआई शो किया, भले रिफ्रेश शो किया थोड़ा समय के लिए और उसके बाद यूआई शो कर दिया। अगर ये ब्लॉकिंग होता, पूरा पूरा ब्लॉकिंग अगर आप यूज कीजिए तो क्या होता, आपको ये यूआई डायरेक्ट, ये जो दिख रहा है आपको रिफ्रेश का पेज, ये न दिख के आप पूरा ब्लॉक हो जाता कोड। तो ये धीरे धीरे आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है। बस ब्लॉकिंग का मीन समझिए, अगर कोई ब्लॉकिंग कोड आपने लिख दिया तो वो पूरे कोड को फ्रीज कर देगा, यूआई को फ्रीज कर देगा, कुछ भी क्लिक नहीं कर पा रहे होंगे आप, ये सब चीजें होते हैं। नॉन ब्लॉकिंग मीन्स एन ऑपरेशन दैट स्टार्ट्स वर्किंग एंड इमीडिएटली रिटर्न कंट्रोल। जैसे ये एक नॉन ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग कोड है, ये क्या करेगा, जावा स्क्रिप्ट कंटिन्यू रनिंग, यूआई स्टेज रिस्पॉन्सिव, रिजल्ट हैंडल लेटर। मीन्स जब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यूआई दिख रहा है, रिफ्रेश हो रहा है और डेटा आ गया। ऐसा नहीं हुआ कि डेटा आने तक फ्रीज हो गया पेज, नहीं, तब तक कुछ तो दिख रहा है। आप देखिए जैसे नीचे गए
डेटा आ रहा है यहाँ पे, तो फ्रीज नहीं हुआ है पेज, कुछ ना कुछ दिख रहा है और वो डेटा बिहाइंड द सीन आए जा रहा है। तो ये नॉन ब्लॉकिंग के वजह से हो पाता है। अगर ब्लॉकिंग होता तो फ्रीज हो जाता यूआई, पूरा यूआई में कुछ दिखता ही नहीं। तो ये है नॉन ब्लॉकिंग का फायदा। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट रन टाइम मॉडल को इन डेप्थ। जावा स्क्रिप्ट इट सेल्फ डिफाइन सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स और कैसे कोड लिखोगे उसको डिफाइन करता है। और ब्राउजर जो है, ब्राउजर जो जावा स्क्रिप्ट, देखिए, कंकरेंसी, एसिंक बिहेवियर एंड शेड्यूलिंग आर प्रोवाइडेड बाय द रन टाइम। जो ब्राउजर रन टाइम है या नोड जेएस रन टाइम इन्वायरमेंट है, ये आपको जावा स्क्रिप्ट में एसिंक बिहेवियर देता है, कंकरेंसी देता है, शेड्यूलिंग का पावर देता है। ये जो कॉल स्टैक है ये आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं देता, ये जावा स्क्रिप्ट रन टाइम देता है, ये ब्राउजर आपको देता है। तो देखते हैं पहले कॉल स्टैक होता क्या है। कॉल स्टैक इज अ लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आएगा वो पहले निकल जाएगा, वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जो लास्ट में आए और पहले निकल जाए। दैट ट्रैक्स करंटली एग्जीक्यूटिंग एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। each function call creates a new execution context, local variable, scope reference and this binding। आपको एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और कॉल स्टैक हमने पढ़ा दिया है इस सीरीज में, इस जावा स्क्रिप्ट के सीरीज में। आप उसे देख के ही आइएगा, पहले उसे देख लीजिए फिर यहाँ पे आइए, क्योंकि आपको उसमें जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और कॉल स्टैक अच्छे से पढ़ा दिया है विजुअलाइजेशन के साथ। इसमें कॉल स्टैक थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है। कॉल स्टैक क्या होता है, जो लास्ट में जाएगा वो पहले निकलेगा। जब भी कोड रन कर रहा होता है तो पहले एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है और वो कॉल स्टैक में चले जाता है। ठीक है, हमारे पास ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल में देखिए हमारे पास मल्टीपल फंक्शन है और कॉल हुआ है ए फंक्शन। जब ए फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे हम यहाँ पे ए फंक्शन ये कॉल स्टैक में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, कॉल स्टैक में आ जाएगा। ठीक है, कॉल स्टैक में आ गया। जब ए फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन चलेगा और इस फंक्शन में बी फंक्शन कॉल हो रहा है, तो बी फंक्शन, वेट वेट वेट, तो यहाँ पे कॉल स्टैक में अब क्या होगा, बी फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, और बी फंक्शन में एक सी फंक्शन कॉल हुआ है, तो कॉल स्टैक में अब क्या आ जाएगा, सी फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, सी फंक्शन आ गया। देन सी फंक्शन कॉल होगा तो सी फंक्शन आया। अब देखिए जैसे ही सी फंक्शन कॉल हुआ, सी फंक्शन आया कॉल स्टैक में, देन ये फंक्शन क्या कर रहा है, कंसोल लॉग हेलो, ये प्रिंट कर रहा है हेलो। तो ये सी फंक्शन जो है हेलो को प्रिंट करेगा। ये फंक्शन सी फंक्शन खत्म हो चुका है तो ये कॉल स्टैक से पॉप हो जाएगा। अब देखिए इस कॉल स्टैक में सबसे लास्ट में सी आया था पर सबसे पहले निकल गया। ठीक है, जैसे ही सी निकल जाएगा अब ये फंक्शन खत्म तो बी भी निकल जाएगा, ये अपना काम कर चुका होगा और देन ए निकलेगा और लास्ट में ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी खत्म हो जाएगा। ये कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। इस तरीके से काम कर रहा होता है कॉल स्टैक, इसी को बोलते हैं कॉल स्टैक। कॉल स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो जो सबसे लास्ट में आएगा वो पहले निकलेगा। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो, अगर आप ऐसा फंक्शन चला दिए, फंक्शन रिकर्स, रिकर्स फंक्शन, फिर मतलब एक ही फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं, मीन्स रिकर्जन, इनफाइनाइट रिकर्जन हो गया। ये क्या होगा, बार बार एक ही फंक्शन कॉल हुए जा रहा है, रिकर्स आएगा, रिकर्स फंक्शन आएगा, फिर रिकर्स फंक्शन कॉल किए तो रिकर्स फंक्शन कॉल स्टैक में आया, फिर उस फंक्शन के अंदर भी रिकर्स फंक्शन ही कॉल हो रहा है तो देन अगेन रिकर्स फंक्शन कॉल हो गया, फिर रिकर्स फंक्शन ही कॉल हो रहा है, फिर रिकर्स फंक्शन फिर कॉल हो रहा है, फिर कॉल हो रहा है और इवेंचुअली ये क्या होगा, आउट ऑफ स्टैक चले जाएगा, मींस स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। अब कॉल स्टैक का जो आपके पास जितना मेमोरी था वो ओवरफ्लो हो गया है, आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा इस वे में। तो ये होता है आपका कॉल स्टैक।
समझना इंपॉर्टेंट है कॉल स्टैक। फिर हम लोग देखते हैं वेब एपीआई। ये भी ब्राउजर इन्वायरमेंट से ही आता है। ब्राउजर रन टाइम आपको वेब एपीआई देता है। वेब एपीआई आर नॉट जावास्क्रिप्ट। आप जावास्क्रिप्ट में लिखते हो, पर वेब एपीआई एक कोई जावास्क्रिप्ट नहीं है। दे आर प्रोवाइडेड बाय ब्राउजर इन्वायरमेंट। व्हाट वेब एपीआई इंक्लूड? सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल। आप बहुत बार देखे होंगे, ये एक वेब एपीआई है। ये दोनों क्या है? वेब एपीआई। फेच, जब आप फेच करते हैं कोई भी एपीआई को, तो ये फेच भी जावा स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। ये एक ब्राउजर इन्वायरमेंट जावा स्क्रिप्ट को प्रोवाइड करता है। फिर डॉम इवेंट्स, जो भी डॉम इवेंट्स है, क्लिक हो गया, ऐड इवेंट लिसनर, रिमूव इवेंट लिसनर, ये सब क्या है? डॉम इवेंट्स है। क्लिक, स्क्रॉल, स्क्रॉल एक्स, स्क्रॉल वाई, पेज एक्स, पेज वाई, ये सब क्या है? एक वेब एपीआई है। म्यूटेशन ऑब्जर्वर, जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट बनाओगे एडवांस प्रोजेक्ट, उसमें आप देखोगे कैसे ऑब्जर्वर, आप जब इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो ना, तो ब्राउजर अपना एक ऑब्जर्वर देता है। उस ऑब्जर्वर से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे ही पेज डाउन पे आए, आप नए कंटेंट को लोड कर दीजिए। जैसे ये देखिए, इसको देखते हैं, रिफ्रेश हुआ, जैसे ही नीचे आए देखिए पेज लोड होने लगा, खुद से नया कंटेंट लोड हो रहा है ना, खुद से नया कंटेंट लोड हो रहा है। तो यही है म्यूटेशन ऑब्जर्वर के हेल्प से। और ये कौन प्रोवाइड करता है? ब्राउजर प्रोवाइड करता है। वेब सॉकेट, क्लाइंट के लिए वेब सॉकेट आपको ब्राउजर प्रोवाइड करेगा। जियो लोकेशन, आपको अगर किसी क्लाइंट का लोकेशन चाहिए, किसी भी यूजर का लोकेशन चाहिए, तो आपको जियो लोकेशन एपीआई का यूज करना पड़ेगा, जो कि आपको ब्राउजर प्रोवाइड करेगा। ये जावा स्क्रिप्ट नहीं प्रोवाइड करता है, ब्राउजर प्रोवाइड करता है जावा स्क्रिप्ट को, और आप वहां से यूज कर रहे होते हैं। इंडेक्स डीबी ये भी आपको ब्राउजर प्रोवाइड करेगा। तो सेट टाइम आउट वर्सेस सेट इंटरवल। सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में अंतर क्या है, थोड़ा देखते हैं। सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट क्या होता था? सेट टाइम आउट एक कॉलबैक फंक्शन ट्रिगर करता है, और इसके पास दूसरा पैरामीटर होता है टाइम, कि ये कितने टाइम में, ये सेट टाइम आउट फंक्शन कितने टाइम में इस कॉल बैक को ट्रिगर करेगा। जैसे हम कंसोल लॉग करते हैं, कॉल बैक ट्रिगर, कॉल बैक ट्रिगर। अब देखते हैं इसको लॉग में क्या होगा। आफ्टर 3 सेकेंड कॉल बैक इज ट्रिगर्ड, मीन्स 3 सेकेंड के बाद कॉल बैक ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, कॉल बैक ट्रिगर हो गया। देन सेट इंटरवल क्या होता है? सेट इंटरवल भी वही काम करता है कि 3 सेकेंड में इस इंटरवल को ट्रिगर कर देगा। कॉल बैक इंटरवल ट्रिगर लिख देते हैं, इंटरवल ट्रिगर। बट इसमें कैश क्या है? ये हर 3 सेकेंड में इस कॉल बैक को ट्रिगर करेगा। सेट टाइम आउट एक ही बार ट्रिगर करता था 3 सेकेंड पे, उसके बाद रुक जाता था। बट सेट इंटरवल हर 3 सेकेंड पे इसको ट्रिगर करेगा। देखिए, फर्स्ट 3 सेकेंड में ट्रिगर हो गया कॉल बैक इंटरवल ट्रिगर, ठीक है। देन नेक्स्ट सेकेंड में देखिए सेकेंड ट्रिवल हो गया, थर्ड हो गया। ऐसे ही बार बार ये ट्रिगर करते जाएगा। ये कॉल बैक हमेशा ट्रिगर करेगा, हर 3 सेकेंड पे ट्रिगर हो जाएगा, हर 3 सेकेंड पे ट्रिगर हो जाएगा। तो अगर हमें किसी पॉइंट पे इसको रिमूव करना हो मेमोरी से, तो ये एक्चुअली हम बोलेंगे, आप खुद से इस पे थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। और अभी इस पे फोकस भी मत कीजिएगा, जब आप प्रोजेक्ट बनाइएगा तब इसका रियल मतलब समझ आएगा। बट अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि आप मानिए ये एक इंटरवल आईडी इसका मिल गया हमारे पास, आपके पास इसका इंटरवल आईडी हो गया। आप सेट टाइम आउट लगा के बोल सकते हैं, सेट टाइम आउट लगा के बोल सकते हैं, आफ्टर 5 सेकेंड, नॉट 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, क्या करना? क्लियर कर देना। क्लियर इंटरवल करके एक यहाँ मेथड होगा, आपको एपीआई होगा, क्लियर इंटरवल करके एपीआई है, उसमें पास कर दो आप अपना आईडी, जो इंटरवल आईडी है वो पास कर दो। इस कॉलबैक में हम पास कर दिए। सेट टाइम आउट क्या करेगा? 7 सेकेंड के बाद इस इंटरवल को क्लीन कर देगा। तो देखते हैं क्या हुआ। कॉल बैक इंटरवल ट्रिगर हुआ, एक बार, दो बार हुआ 600 सेकेंड में,
और 700 सेकेंड में ये उड़ जाएगा मेमोरी से। अब देखिए ट्रिगर नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि 7 सेकेंड के बाद हम बोले हैं इसको क्लियर कर देना इस इंटरवल को। अब ये इंटरनली कैसे काम किया इसको इवेंट लूप में बढ़िया से समझेंगे। तो ये था आपका सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट। चलिए ठीक है, तो सेट इंटरवल सेट टाइम आउट हम लोग देख लिए। ये क्या था? एक ब्राउजर एपीआई था जो आपको ब्राउजर प्रोवाइड करता है, और ये एक एसिंक्रोनस कोड है। ठीक है, फेच भी एसिंक्रोनस कोड है और ये आपको ब्राउजर प्रोवाइड करता है। तो फेच देखिए, ये है फेच। ये फेच आपको ब्राउजर प्रोवाइड करता है जो इनपुट में मांगता है यूआरएल। जैसे हम दे देते हैं https://www.google.com। ये google.com का हमने यूआरएल दे दिया। अब ये फेच करके ले आएगा डेटा, तो उस पर डॉट देन जब प्रॉमिस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा डॉट देन क्या होता है, डॉट कैच क्या होता है, आप यूज कर सकते हैं। मीन्स एपीआई कॉल करने के काम आता है ये फेच। ये फेच सर्वर से कोई भी डेटा ला के रख देगा। आप उसको एपीआई दीजिए, अपना यूआरएल दीजिए और यो आपको डेटा ला के दे देगा। ये है फेच एपीआई। ये फेच एपीआई कौन प्रोवाइड करता है? ब्राउजर प्रोवाइड करता है, वेब एपीआई है ये। तो सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल और फेच ये क्या है? वेब एपीआई है, और ये सब एसिंक्रोनस कोड है। ठीक है, डॉम इवेंट क्या होता है? इवेंट आपको अच्छे से पता है, जब यूजर स्क्रॉल करे, क्लिक करे, तो वो सब क्या है? इवेंट है। जैसे हम यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं, ये क्या है? एक इवेंट है, डॉम इवेंट है। हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या है? इवेंट है। हम इधर क्लिक किए, ये क्या है? इवेंट है। ये क्या है? इवेंट है। तो ये सब डॉम इवेंट है। ठीक है, the browser detects the event, creates an event object, determines the target, dispatch the event through the DOM tree, queues handler for execution। आप जब इस पे क्लिक करते हैं ये इंस्टेंटली दिखता है, बट ये ब्राउजर एपीआई कर रहा होता है बिहाइंड द सीन। ये इंस्टेंट नहीं होता, ये एक एसिंक्रोनस कोड है, ये सिंक्रोनस कोड नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप जैसे ही बटन पे क्लिक कीजिएगा, इस बटन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा वो तुरंत काम कर रहा है, तुरंत उसके पेस की वजह से काम कर रहा है, बट ये एसिंक्रोनस कोड है। अगर कोई और वर्क हो रहा होगा बीच में तो पहले वो होगा फिर ये क्लिक काम करेगा। तो ये एक एसिंक्रोनस कोड होता है। जैसे इवेंट ऑब्जेक्ट, जैसे देखिए बटन पे ऐड इवेंट लिसनर, मानिए हमारे पास एक बटन है, उस पे लगा सकते हैं हम ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर लगा सकते हैं। ये एक कॉल बैक फंक्शन ट्रिगर करेगा। कॉल बैक फंक्शन कब ट्रिगर करेगा? किसी इवेंट पे करेगा। इवेंट यानी कि जैसे क्लिक हो गया, आप जब क्लिक कीजिएगा तो ये इवेंट ट्रिगर कर, एक कॉल बैक ट्रिगर करेगा विथ इवेंट कि आप क्या किए हैं उस इवेंट के साथ ट्रिगर करेगा। तो ये एक एसिंक्रोनस कोड होगा। आफ्टर दैट अगर आप कंसोल लॉग कीजिएगा, जैसे हाई किए कंसोल लॉग और ऊपर में कंसोल लॉग ए कर देते हैं, तो क्या होगा? पहले ए प्रिंट होगा, इवेंट कर देते हैं। देखिए इसमें सिंक्रोनस कोड अगर हो तो पहले ए होगा, इवेंट होगा, देन हाई होगा। ठीक है, बट क्लिक एक इवेंट है, डॉम इवेंट, और ये क्या होता है? ब्राउजर एपीआई इसको प्रोवाइड करता है, और ये एक एसिंक्रोनस कोड हो गया। और अगर एसिंक्रोनस कोड है तो ये डेलीगेट हो जाएगा। पहले कंसोल लॉग ए मींस ए प्रिंट होगा पहले, देन हाई प्रिंट होगा, आफ्टर दैट ये इवेंट प्रिंट होगा। तो ये है एसिंक्रोनस कोड। तो जितना भी डॉम इवेंट होता है वो सब वेब एपीआई प्रोवाइड करता है, और वेब एपीआई जो भी प्रोवाइड करता है वो एसिंक्रोनस ही होता है मैक्सिमम। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कॉल बैक। कॉल बैक क्या होता है? अ कॉल बैक इज अ फंक्शन पास्ड एज एन आर्गुमेंट। मींस एक फंक्शन जिसको आप आर्गुमेंट में सेंड करते हैं टू अनदर फंक्शन, दूसरे फंक्शन को, विच इज कॉल्ड या एग्जीक्यूटेड लेटर यूजुअली आफ्टर सम ऑपरेशन फिनिशेस।
कॉल बैक फंक्शन वह होता है जो आप एक आर्गुमेंट में भेजते हैं दूसरे फंक्शन को, और वो फंक्शन उस कॉल बैक को कुछ ऑपरेशन करने के बाद एग्जीक्यूट करता है, तो उसी को बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों कोड में काम आता है। आपको अगर एपीआई कॉल करना है तो एपीआई कॉल क्या होता है? नेटवर्क कॉल होता है। आपके पास ये क्लाइंट है, आपका ये सर्वर है, क्लाइंट यहाँ है, सर्वर यहाँ है। अगर आपको सर्वर से कुछ डेटा चाहिए, अगर आपको सर्वर से कुछ डेटा चाहिए तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो ये तो एसिंक्रोनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसिंक्रोनस होना चाहिए, कि इसमें कुछ टाइम लगेगा, और जिसमें टाइम लगेगा हम वो चीज क्या कर देगा, जावा स्क्रिप्ट के अगले लाइन के कोड को ब्लॉक कर देगा। अगर अगर हम चाहते हैं हम किए कंसोल लॉग स्टार्ट, देन हम चाहते हैं एक एपीआई कॉल करना, जैसे हो गया फेच। फेच क्या करता है? एपीआई कॉल करता है, फेच करेगा https कॉलन www.google.com। ठीक है, यहां से डेटा फेच करके लाएगा फेच। ठीक है, देन कंसोल ऐसे लिखते नहीं है एग्जैक्ट, बताएंगे हम आपको बढ़िया से बाद में, और देन एंड कर देंगे। ठीक है, एंड कर दिए। इस कोड में देखिए स्टार्ट तो सिंक्रोनस से तुरंत प्रिंट हो जाएगा। देन फेच, फेच क्या है? फेच तो एक नेटवर्क कॉल कर रहा है, किसी सर्वर से डेटा ला रहा है, तो ये एक नेटवर्क कॉल है, और नेटवर्क कॉल में टाइम लगता है, तो इसमें जो टाइम लगेगा उतना टाइम तक ये पड़ा रहेगा। पर ये तो सिंक्रोनस हो गया, और हम चाहते हैं जो भी कोड टाइम ले उसको डेलीगेट कर दे, उसको अलग कर दे, और जो कोड टाइम नहीं ले रहा है उसको पहले कंप्लीट कर दे, एग्जीक्यूट कर दे। तो क्या होगा? स्टार्ट पहले प्रिंट होगा, देन एंड प्रिंट होगा। आफ्टर दैट जब ये कोड कंप्लीट हो जाएगा, अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा, देन आके वो प्रिंट हो जाएगा। ये होता है एसिंक्रोनस। तो कॉल बैक से हम लोग ये जो एपीआई कॉल है ये सब हम कॉल बैक से कर सकते हैं, और कॉल बैक इसीलिए दोनों चीज में काम आता है, सिंक्रोनस कोड में भी और एसिंक्रोनस कोड में ही भी। हम दोनों तरीके से देखेंगे, दोनों मेथड को देखेंगे। पहले देखते हैं कॉल बैक को सिंक्रोनस में क्या है, एग्जाम्पल क्या है। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझिए। हमें ग्रीट करना है, जैसे एलिस हो गया, बॉब हो गया, इस दोनों को हमें ग्रीट करना है। ग्रीट करना है, साथ में जब एलिस को ग्रीट करेंगे तो इसको अपर केस में ग्रीट करेंगे, बोलेंगे हेलो, और एलिस हर एक लेटर अपर केस में हो, कैपिटल हो। और जब बॉब को ग्रीट करेंगे तो हम चाहते हैं बॉब को ग्रीट करें तो बॉब का हर एक लेटर स्मॉल में हो। तो इस तरीके से ग्रीट हम करना चाहते हैं, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं ग्रीट का, ग्रीटिंग, और इसमें दो चीज पास करेंगे, एक तो नेम, और दूसरा चीज या तो कॉल बैक आप डायरेक्ट नेम लिख दीजिए, या हम इसको बोलते हैं फॉर्मेटर। फॉर्मेटर नाम क्यों दिए? क्योंकि ये फॉर्मेट कर देगा, जो नेम देंगे उसको छोटा बड़ा करने के काम आएगा। हम ग्रीटिंग फंक्शन जो है इसको कॉल करते हैं एलिस के लिए। एलिस मेरा नाम है, और ये हमको चाहिए अपर केस में, ये हमको चाहिए अपर केस में। ये अपर केस एक कॉल बैक है, क्या है? एक कॉल बैक है ये अपर केस। हम इस कॉल बैक फंक्शन को लिख लेते हैं अपर केस। इस अपर केस में जो भी टेक्स्ट आएगा उस टेक्स्ट को ये क्या कर देगा, रिटर्न करेगा उस टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट आया है उसको टू अपर केस। ठीक है, कन्वर्ट ऑल अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग टू अपर केस। ये मेथड टू अपर केस, जो भी टेक्स्ट होगा, एलिस है तो हर एक लेटर कैपिटल हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, हर एक लेटर ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अपर केस का। एलिस को हम अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? पहले तो अपर केस में हमें क्या करना है, ये ग्रीटिंग क्या करेगा, ये ग्रीटिंग बस प्रिंट करेगा हेलो, और जो भी है फॉर्मेटर, ये जो फॉर्मेटर है मींस एलिस होगा तो अपर केस में,
तो एलिस को अपर केस में करने के लिए हमें नाम चाहिए इसका फॉर्मेटेड नेम, फॉर्मेटेड मेथड नेम क्या हो जाएगा, हमारे पास ये एक कॉल बैक फंक्शन है जो कि अपर केस है और अपर केस फंक्शन हम लिख चुके हैं। तो अपर केस हम कर दिए, इस फंक्शन को कॉल कर दिए। इस फंक्शन में हम कुछ टेक्स्ट पास करेंगे। टेक्स्ट क्या, हम अपना नेम पास कर देंगे, जो भी नेम मिला है उसको पास कर देंगे। अपर केस ये डायरेक्ट नहीं देंगे, बल्कि ये जो फॉर्मेटर है, ये फॉर्मेटर, ठीक है। क्या होगा, ये जो अपर केस कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हैं उसका पैरामीटर जो वेरिएबल नेम है वो है फॉर्मेटर। तो फॉर्मेटर में नेम पास कर दिए और फॉर्मेटर देखिए अपर केस ये है, ठीक है। यहाँ ये फॉर्मेटर नेम इसको कॉल करेगा और ये रिटर्न कर देगा हमें एलिस कैपिटल लेटर में हर एक लेटर को, तो वो फॉर्मेटेड नेम में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे फॉर्मेटेड नेम पास कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे पास कर दिए, वेट वेट ब्राउजर में चलाना है ना। यहाँ पे देखिए लिख के आ गया हेलो एलिस। एलिस हर एक लेटर कैपिटल आया है, कैपिटल आया है। हर एक लेटर एलिस का क्या आया है, कैपिटल। तो ये था अपर केस कन्वर्ट करने का। आप यहाँ पे भी फंक्शन लिख सकते थे, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि यहाँ पे क्यों लिखे, आप अंदर में भी लिख सकते हैं। देन हम चाहते हैं ग्रीटिंग करने का, जो बॉब है उसका जो नाम है उसको लोअर केस में हम ग्रीटिंग करना चाहते हैं, लोअर केस में, ठीक है। तो हम फंक्शन लिखेंगे लोअर केस का, जिसमें अगेन कोई टेक्स्ट आएगा, उस टेक्स्ट पे रिटर्न कर देंगे लोअर केस करके, टू लोअर केस। एक मेथड होता है जावा स्क्रिप्ट में जो कि लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है जो भी टेक्स्ट हो। तो देखिए जब ये कॉल होगा तो ये कॉल बैक फंक्शन में अपर केस, ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है। हम एग्जैक्ट इस फंक्शन को यहाँ पे भी लिख के दे सकते हैं। ये हमारा फंक्शन है, हम ये फंक्शन पास किए हैं, ये फंक्शन हम पास किए हैं यहाँ इनपुट में फॉर्मेटर के पास। ये फॉर्मेटर आर्गुमेंट दिया नेम और उस नेम को हेलो के साथ फॉर्मेट करके यहाँ पे कंसोल लॉग कर दिया गया है, ये हो रहा है। फिर ग्रीटिंग बॉब किए तो ये लोअर केस कॉल बैक दे रहा है, हम ये फंक्शन पास कर रहे हैं और फॉर्मेटर में पास कर दे रहे हैं और वो लोअर केस दे देगा। जैसे देखिए बॉब क्या आ गया, लोअर केस में आ गया। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आपको फंक्शन नहीं आ रहा है, आप फंक्शन प्लीज देखिए पहले, समझिए, फिर आप यहाँ पे आइए, क्योंकि ये सिंपल कॉल बैक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि ये फंक्शन यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, हम इस फंक्शन को डायरेक्ट यहाँ पास करते हैं। ये एलिस है, एलिस पहला पहला आर्गुमेंट है एलिस जो नेम है, दूसरा आर्गुमेंट एक फंक्शन पास करेंगे। तो अगर आर्गुमेंट फंक्शन पास करेंगे तो एक एनोनिमस फंक्शन के हेल्प में पास कर देते हैं और ये फंक्शन जो है वो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा जो भी नेम हो, जो भी इनपुट हो। इनपुट में मानिए टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो उस टेक्स्ट को टू ये अपर केस करना है तो अपर केस, ये सेम चीज है। यहाँ पे देखिए हेलो एलईसी आया, मीन्स आप ये अगर इसको और शॉर्ट करना है तो ये, क्योंकि एक कॉल बैक फंक्शन है, आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे एरो फंक्शन के तौर पे यूज कर सकते हैं, सेम वर्क बिहेव करेगा, ठीक है। और हम प्रेफर करेंगे कि आप इस चीज को ज्यादातर यूज कीजिए। कॉल बैक फंक्शन यही तो है, यही कॉल बैक फंक्शन है कि नाम आप ये पास किए और एक कॉल बैक फंक्शन पास किए, ये कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो ये कॉल बैक फंक्शन होता है नॉर्मल सिंक्रोनस कोड में, रेयरली आप इसको यूज कर रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट, कॉल बैक इन एसिंक्रोनस कोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉल बैक इन एसिंक्रोनस कोड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी से आप डेटा फेच वगैरह पहले के टाइम में किया जाता है, अब उतना नहीं, अब रेयरली यूज होता है, बट इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आगे जो भी चीज आप पढ़ोगे वो इसी के ऊपर बना हुआ है।
सेट टाइम आउट एक एसिंक्रोनस कोड होता था, पहले हमने बताया है। तो कॉल बैक हम एसिंक्रोनस कोड में देखते हैं। सेट टाइम आउट हम लोग पढ़ चुके हैं। सेट टाइम आउट क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन ही तो ट्रिगर करता है, एक कॉल बैक फंक्शन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप एक एरो फंक्शन की तरह इसको लिख दीजिए। ये ज़्यादा शॉर्ट पड़ता है और आसान, इसीलिए ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। हर 2 सेकेंड पे, हर 2 सेकेंड पे ये कॉल बैक फंक्शन ट्रिगर होगा। हम चाहते हैं कोई एपीआई कॉल करना, जैसे फेच हो गया, हम चाहते हैं वो ये फेच जब एपीआई कॉल कर रहा होगा, मानिए कोई एपीआई कॉल कर रहा है, ठीक है, तो ये एपीआई कॉल हमारे कोड को ब्लॉक न कर दे। जैसे कंसोल लॉग ए किए, यहाँ पे कंसोल लॉग बी किए, ठीक है, और यहाँ पे हम सिंपल फेच से एपीआई कॉल कर लिए, तो ये ब्रेक हो जाएगा। इसको फेच एक ये सिंक्रोनस कोड की तरह बिहेव करेगा। इस कोड में पहले ए प्रिंट होगा, फिर फेच हो रहा होगा डेटा, और जब तक ये डेटा फेच ना हो जाए तब तक ये कंसोल लॉग बी नहीं होगा। मींस पहले ए होगा, फिर एपीआई कॉल होगा, फिर बी होगा। हम चाहते हैं इस, क्योंकि फेच एक वेब एपीआई है और ये एक नेटवर्क कॉल कर रहा है, तो इसको कुछ टाइम लगेगा डेटा लाने में, तो इसको डेलीगेट करना चाहते हैं, तो डेलीगेट कर सकते हैं कॉल बैक फंक्शन के हेल्प से, और उसमें आता है एक सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट एक कॉल बैक फंक्शन ट्रिगर करता है एवरी कुछ इंटरवल में, एक कुछ टाइम में। जैसे हम बोल दिए 2 सेकेंड के बाद आप एपीआई कॉल करना, तो फेच करेगा, एपीआई कॉल किया ये कितना सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद, तो क्या होगा, पहले ए प्रिंट हो जाएगा, फिर बी प्रिंट होगा, फिर 2 सेकेंड के बाद एपीआई कॉल हो जाएगा। ये इवेंट लूप में बढ़िया से समझ आएगा, ये क्यों कैसे बाद में आ रहा होगा कोड में, पर अभी के लिए समझ गए कि ये एक एसिंक्रोनस कोड है, तो ये डेलीगेट हो गया, ये कोड इसके लिए नहीं रुका। तो यही तो एसिंक्रोनस कोड में हम चाहते थे, तो ये कॉल बैक फंक्शन की वजह से हो रहा होता है कि आप अपना जो एसिंक्रोनस कोड है वो आप कॉल बैक फंक्शन में दे दीजिए और कुछ टाइमर लगा दीजिए, ठीक है। ये था कॉल बैक फंक्शन। सेट टाइम आउट स्टार्ट्स अ टाइमर, जावा स्क्रिप्ट कंटिन्यूज रनिंग आफ्टर 2 सेकेंड द कॉल बैक एग्जीक्यूट। ये जो कॉल बैक है ये 2 सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट कर जाएगा, बाकी 2 सेकेंड से पहले और सारे कोड रन हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट, द कॉल बैक डज नॉट रन इमीडिएटली। ये जो कॉल बैक फंक्शन है तुरंत नहीं रन कर रहा है, ये 2 सेकेंड के बाद रन कर रहा है, सिंपल सी चीज। इट रन्स आफ्टर द करेंट कॉल स्टैक इज एम्प्टी। वन मोर थिंग, आपके पास कॉल स्टैक है, ये इवेंट लूप में बढ़िया से समझ आएगा। बार बार हम बोल रहे हैं इवेंट लूप आपको एक्चुअल में इस सब को समझाएगा, अभी बस आप थ्योरी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, बट समझाएगा इवेंट लूप ही। आपके पास मानिए ये कॉल कॉल स्टैक है और आपने फेच किया था एक कॉल बैक, वो वेब एपीआई है और एपीआई कॉल हो चुका है, पर आप डायरेक्ट यहाँ पे आप आके कॉल नहीं कर सकते हैं, नहीं, पहले आपका कॉल स्टैक एम्प्टी होगा। जब आपका कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा देन आपका ये टाइमर आएगा, ये कॉल बैक आएगा। आफ्टर दिस कॉल स्टैक एम्प्टी इज एम्प्टी, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है। Why async callbacks are necessary? JavaScript is a single-threaded language. Without callback, network request would freeze the program. Timers would block execution. Callbacks allow non-blocking I/O responsive program. For example, आपको अभी मैंने समझाया है, अगर यहाँ पे सेट टाइम आउट कॉल बैक फंक्शन में नहीं देते तो क्या होता, ये प्रोग्राम फ्रीज हो जाता और बी तभी प्रिंट होता जब एपीआई कॉल होता। कॉल बैक की हेल्प से एपीआई कॉल डेलीगेट हो पाया है, ठीक है, यही कहना चाह रहा है ये, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होता है, ठीक है। कॉल बैक अलाउ ये नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन, सिंपल थिंग, जैसे बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जब हम आपको बताए थे, जैसे ये बटन है,
इस बटन पे जाके हम क्लिक कर रहे हैं, इस बटन पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। तो ये जो बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ये इंस्टेंट नहीं है, ये एसिंक्रोनस पार्ट है। जब हम क्लिक करेंगे तभी कॉल बैक रन करेगा कि हाँ ये चीज कर दो, और जब कॉल स्टैक एम्प्टी होगा तभी ये चीज हो पाएगा। इवेंट लूप, उसमें आपको ये सब अच्छे से समझ आएगा। कॉल बैक समझ में आया क्या होता है? कॉल बैक हेल द मेजर प्रॉब्लम, जिससे कॉल बैक को डिच किया गया। कॉल बैक को क्यों हम लोग छोड़े, उसका रीजन है कॉल बैक हेल। मानिए आपको कुछ शिपिंग एड्रेस निकालना है, तो पहले आपको यूजर आपके पास होगा, उस यूजर का आईडी होगा, फिर उस यूजर का आईडी आएगा तो एक फंक्शन कॉल आएगा कि आपके पास एक यूजर आ गया, फिर उस यूजर में से यूजर का ऑर्डर्स निकालिएगा, और उस ऑर्डर्स में से एक पर्टिकुलर ऑर्डर को का शिपिंग आप ट्रैक करना चाहते हैं। तो देखिए इस चीज को लिखने के लिए आपको कितना डीप नेस्टिंग करना पड़ गया। अगर ये 10-15 नेस्टेड हो में लेवल में डेटा जाता तो पढ़ना मुश्किल हो जाता। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, डीप नेस्टिंग रीड करना मुश्किल हो गया, डिफिकल्ट हो जाएगा एरर हैंडलिंग करना। दिस प्रॉब्लम इज नोन एज कॉल बैक हेल और द पैरामिड ऑफ डूम। तो इस वजह से कॉल बैक को छोड़ दिया गया और हम लोग चले गए प्रॉमिस के पास। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है? कॉल बैक एसिंक्रोनस कोड को रन करता था। जैसे आपका एपीआई कॉल है, कॉल बैक करने में हेल्प करता था, वैसे ही प्रॉमिस भी है। अगर आपको एसिंक्रोनस कोड वर्क करवाना है, कोई ऐसा टास्क जिसमें एपीआई कॉल करना है, जैसे उसमें टाइम लगेगा, तो आप प्रॉमिस का यूज कर सकते हैं। प्रॉमिस क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट जो कि रिप्रेजेंट करता है कि काम इवेंचुअली या तो कंप्लीट होगा या फेल हो जाएगा। प्रॉपर्टी इसका क्या है? द वैल्यू मे नॉट एग्जिस्ट येट, मीन्स हो सकता है प्रॉमिस में किसी टाइम पे वैल्यू नहीं होगा, बट वैल्यू एक न एक बार जरूर आएगा। द प्रॉमिस स्टेट इज इम्यूटेबल वंस सेटल्ड, एक बार प्रॉमिस कंप्लीट हो गया देन उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रॉमिस इज लाइक आपने कुछ बोल दिया, वो चीज करके या तो दिखाएगा, या तो कर देगा, या फिर नहीं करेगा, या तो कर देगा या फिर नहीं करेगा। अगर एक बार प्रॉमिस कर चुका है कंप्लीट, देन उसको तोड़ा जा नहीं सकता क्योंकि वो तो कंप्लीट हो चुका है। सेम थिंग, व्हाई प्रॉमिस एग्जिस्ट, द प्रॉब्लम दे सॉल्व। Promise were introduced to fix callback based async code which suffers from callback hell। callback में क्या होता था? callback hell होता था, उसको promise सॉल्व किया, एरर हैंडलिंग को सॉल्व किया। promise provide linear readable async flow, centralized error propagation, strong guarantees about execution कैसे हो रहा है, किस स्टेप में हो रहा है, उसका बहुत ही बढ़िया और साफ सुथरा दिया। प्रॉमिस के स्टेट्स ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉमिस 3 स्टेप से जा रहे होते हैं, पेंडिंग, फुलफिल्ड, रिजेक्टेड। पेंडिंग मींस इनिशियल स्टेट। जब आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे जाते हैं और ऑर्डर कर रहे होते हैं, और ऑर्डर करते हैं कुछ भी चीज, हेलो हेलो, हाँ जैसे ये है, इस पे जब आप ऑर्डर कीजिएगा, बाय नाउ कीजिएगा, तो क्या होगा? या तो आपको ये चीज मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा। या तो फिर आपको वो चीज मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। पेंडिंग मींस इनिशियल स्टेट, जब आप ऑर्डर कर रहे होते हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट, तो इनिशियल स्टेट में होता है पेंडिंग में। जब आपको वो प्रोडक्ट मिल जाता है मींस ऑपरेशन सक्सीड हो गया है, तो वो फुलफिल्ड स्टेट है। फिर रिजेक्टेड स्टेट, मानिए कुछ प्रॉब्लम आया और प्रोडक्ट में कुछ भी डिफेक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट है, तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा? फेल्ड। तो वो होता है रिजेक्टेड स्टेट। प्रॉमिस के पास 3 स्टेट होता है, पेंडिंग, फुलफिल्ड एंड रिजेक्टेड।
यू कैन नॉट गो फ्रॉम फुलफिल टू रिजेक्टेड। अगर एक बार प्रॉमिस फुलफिल्ड हो गया तो फिर वो रिजेक्ट नहीं हो सकता है। क्रिएटिंग अ प्रॉमिस, आप प्रॉमिस कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपल सा है, कॉन्स्ट प्रॉमिस इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस, न्यू कीबोर्ड का लगा के इसमें एक कॉल बैक फंक्शन आएगा, इसमें आएगा एक कॉल बैक फंक्शन, और इस कॉल बैक फंक्शन के पास दो इनपुट होगा, एक होगा रिजॉल्व एंड एक होगा रिजेक्ट। ठीक है, हमें कुछ एपीआई कॉल करना है तो सेट टाइम आउट का यूज करेंगे और ये कुछ एपीआई कॉल करके लाएगा, और जो एपीआई कॉल करके ये लाएगा उसको रिजॉल्व करवा देंगे, रिजॉल्व सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। ठीक है, रिजॉल्व करा दिया, ये हमारा प्रॉमिस है। इस तरीके से आप प्रॉमिस क्रिएट करेंगे। मानिए ये प्रॉमिस नहीं फुलफिल हो गया, नहीं फुलफिल हो पाया, तो क्या करा देंगे? रिजेक्ट करा देंगे कि ये जो प्रॉमिस है वो रिजेक्ट कर दो। एरर, प्रॉमिस नॉट फुलफिल्ड। ठीक है, प्रॉमिस नॉट फुलफिल्ड, तो इससे रिजेक्ट कर सकते हैं। मींस ये जो प्रॉमिस है वो उस प्रॉमिस के थ्रू एपीआई कॉल आएगा तो रिजॉल्व करा देंगे, अगर नहीं आया तो रिजेक्ट करवा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ये तो हो गया प्रॉमिस कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक, एक काम करते हैं, प्रॉमिस को कंसोल लॉग करते हैं। देखिए प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट में है और ये रिजेक्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉमिस को रिजेक्ट किए थे। ठीक है, अगर प्रॉमिस को रिजेक्ट ना करके रिजॉल्व कर दे तो क्या होगा? देखिए ये प्रॉमिस इनिशियली पेंडिंग स्टेट में था, अब ये फुलफिल्ड हो गया है, सक्सेसफुल। तो ये है प्रॉमिस। ये प्रॉमिस, देखिए प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो ये पढ़ लिए कैसे प्रॉमिस क्रिएट होता है, क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉमिस को कैसे कंज्यूम करेंगे। इसके लिए तीन चीज आते हैं, देन, कैच, फाइनली। देन होता है सक्सेस पाथ। अगर प्रॉमिस सक्सेसफुल हुआ तो उसको कैसे कंज्यूम करेंगे, अगर प्रॉमिस में कुछ एरर आया तो उसको कैसे कंज्यूम करेंगे, और फाइनली ऑलवेज रन्स करता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पास ये प्रॉमिस है, इस प्रॉमिस पे लगाएंगे, अगर ये सक्सेसफुल हो गया प्रॉमिस तो ये यहाँ पे भी एक कॉल बैक फंक्शन ट्रिगर होगा, एक कॉल बैक फंक्शन ट्रिगर होगा, और हम क्या बोलेंगे, वेट, कॉल बैक फंक्शन में कुछ रिजल्ट आएगा, कुछ रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम लोग कॉल करवा लेते हैं, कंसोल लॉग करवा लेते हैं, सॉरी। देन एक होता है कैच। कैच भी आप लगा सकते हैं, इसको प्रॉमिस चेन भी बोलते हैं, कि पहले दिल लगा लिए फिर कैच लगा लिए। ठीक है, कैच लगा लिए, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता है, जैसे रिजल्ट हो गया। यहाँ पे कंसोल लॉग करवा देंगे, रिजल्ट नहीं, कैच में एरर आएगा और उस एरर को कंसोल लॉग करवा देते हैं, एरर। और एक कीवर्ड होता है फाइनली। तीनों एक ही बार में देखेंगे क्या होता है। ये भी एक कॉल बैक फंक्शन ट्रिगर होगा और कंसोल लॉग करवा देते हैं, डन।
देखते हैं क्या रिटर्न किया है ये। देखिए, सक्सेसफुल, डन। हमारे पास ये प्रॉमिस था, ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है, मीन्स ये प्रॉमिस सक्सेसफुल है। ठीक है, प्रॉमिस पे देन लगाएंगे तो ये देन जो है वो सक्सेसफुल प्रॉमिस को कैच करता है। अगर प्रॉमिस सक्सेसफुल होगा तो ये कोड चलेगा कि रिजल्ट आ गया। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद उसको कंसोल लॉग करा लिए, जो भी रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया, सक्सेसफुल। ठीक, देन कैच। कैच क्या करता है, जो भी एरर आए, कभी भी अगर प्रॉमिस रिजेक्ट होगा तो कैच ब्लॉक में कोड चले आएगा। देन ये नहीं चलेगा, डॉट देन तब नहीं चलेगा, कैच चलेगा तब जब एरर आएगा। और फाइनली, फाइनली क्या होता है, कुछ भी आए इसको मतलब नहीं है, ये लास्ट में चलेगा ही चलेगा। ये काम आता है लोडिंग वगैरह को देखने में, तो इसको तो बाद में समझ आएगा, बट तीनों का मतलब समझ में आया। कैच का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये इस प्रॉमिस को रिजेक्ट करवा देते हैं। जब इस प्रॉमिस को रिजेक्ट करवा देंगे तो देखिए एरर आ गया और लास्ट में डन हो गया। यहाँ पे देखिए एरर आ गया ना, क्योंकि ये कोड कैच का चल गया। ठीक है, कैच का चल गया। इसमें भी आप नेस्टिंग कर सकते हैं और नेस्टिंग कर सकते हैं, डॉट देन। ये क्या है, हम यहाँ से ये जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को रिटर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे न्यू रिजल्ट आएगा इसको आर ई एस मान लेते हैं। ये जो आर ई एस है वो जो ये रिटर्न कर रहा है, ये देन जो है, जो रिटर्न कर रहा है रिजल्ट, वो रिजल्ट होगा ये इनपुट। हम चाहते हैं कंसोल लॉग ये जो रिस्पॉन्स आया है उसको अपर केस में करके कंसोल लॉग करना है, अपर केस टू अपर केस। अब देखते हैं क्या होता है। पहले तो देन है तो इसको रिजॉल्व कराना पड़ेगा प्रॉमिस को। देखिए सक्सेसफुल पहले प्रिंट हुआ पहले क्या प्रिंट हुआ, जो रिजल्ट था सक्सेसफुल वो प्रिंट हुआ। देन ये रिजल्ट को फॉरवर्ड कर दिए, अब इस देन के पास ये रिजल्ट आ गया और ये रिजल्ट को हम अपर केस में कन्वर्ट कर दिए तो वही सक्सेसफुल पूरी तरीके से अपर केस में आया और लास्ट में डन, यानी कि फाइनली तो चलेगा ही। कैच कब चलेगा, जब कोई एरर आएगा। इसी को बोलते हैं प्रॉमिस चेन। देखिए कितना आसान लग रहा है देखने में। अब अगर हमें मल्टीपल वर्क करना हो तो एक ही लेवल में कर सकते हैं, डॉट देन डॉट देन डॉट देन करके। कितना क्लीन है कोड, तो इसी को बोलते हैं प्रॉमिस चेनिंग। तो ये था प्रॉमिस चेन। इससे हम लोग प्रॉमिस क्रिएट करते थे। ये होता है प्रॉमिस क्रिएट करना, इस तरीके से प्रॉमिस क्रिएट करते हैं और इस तरीके से आप चेन करते हैं। ये जो है इस तरीके से आप चेन करते हैं प्रॉमिस को। ठीक है, आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिखा देते हैं। हम क्या चाहते हैं, जब क्लाइंट जैसे इस पे सब्सक्राइब करे, ठीक है, जब क्लाइंट इस पे सब्सक्राइब करेगा तो इसके पास कुछ मैसेज आएगा और जब मैसेज आएगा तो क्लाइंट को अनसब्सक्राइब कर देंगे और रिजॉल्व करा देंगे कि मैसेज आ चुका है, उस मैसेज को सेंड कर देंगे। ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं। तो ये था रियल लाइफ एग्जांपल आपके लिए देखने के लिए कि कैसे प्रॉमिस होता है। देखिए प्रॉमिस चेन बता दिए क्या होता है प्रॉमिस चेन। जैसे कॉल बैक हेल बनता था वहां पे, उसी एग्जांपल से देखते हैं। गेट यूजर, पहले डॉट देन लगा के यूजर ले लेंगे, फिर यूजर जब हमको मिल जाएगा तो गेट ऑर्डर्स करेंगे और देन करके हमें रिटर्न करेंगे ऑर्डर्स को, तो हमारे पास ऑर्डर्स आएगा, फिर शिपिंग्स निकाल लेंगे और जब रिटर्न करेंगे तो सिंगल शिपिंग आएगा तो उसको कंसोल लॉग करा देंगे। अगर इस प्रोसेस में कहीं भी एरर आया तो कैच है, मीन्स अगर प्रॉमिस में कहीं भी एरर आया तो कैच ब्लॉक में आ जाएगा। यही तो प्रॉमिस चेन है। ये कॉलबैक हिल को फ्लैट और रीडेबल फ्लो में कन्वर्ट कर दिया। हाउ चेनिंग वर्क्स इंटरनली, डॉट देन जो ये वैल्यू है वो रिटर्न कर रहा है नया वैल्यू
ऑटो रैप्ड इन प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, ये जो डॉट देन है वो जो रिटर्न कर रहा है नया वैल्यू, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व में ऑटोमेटिकली इसको रैप कर दिया जाता है। इफ यू रिटर्न दिस थिंग, आप लोग खुद से समझ लीजिएगा, अब तो प्रॉमिस कुछ रहा नहीं आप लोग के लिए। एरर प्रोपेगेशन मेजर एडवांटेज, जब हम कुछ कर रहे हैं किसी प्रॉमिस पे देन लगाएं, ये स्टेप चला ये स्टेप चला, मानिए अगर ये प्रॉमिस में कुछ प्रॉब्लम आया और रिजेक्ट हो गया प्रॉमिस, तो डायरेक्ट कैच ब्लॉक चल जाएगा। तो ये है एरर प्रोपेगेशन। एनी एरर इन एनी स्टेप, एनी एरर इन एनी स्टेप जम्प्स टू डॉट कैच, नो नीड टू हैंडल एरर एट एवरी लेवल, हमें हर लेवल पे एरर हैंडल करने का नहीं जरूरत है, डायरेक्ट एरर कहाँ चल जाएगा, डॉट कैच में। दिस में भी ट्राई कैच बट एसिंग सेप, मीन्स ट्राई कैच एरर हैंडलिंग होता है जावा स्क्रिप्ट में, कुछ उसी तरीके से ये काम करता है, उसी तरीके से दिखता है, सॉरी। प्रॉमिस वर्सेस कॉल बैक, देखिए कॉल बैक में क्या था, कुछ इस तरीके से आप कोड लिखेगा, उसी कोड को आप प्रॉमिस में कुछ इस तरीके से लिखेगा। एक फाइल को रीड करना है, देन लगाएं, प्रोसेस किए, देन सेव किए, अगर एरर आया तो उसको हैंडल कर लिए। इसी फाइल को कॉल बैक से जाइएगा रीड करने के लिए, तो अपने फाइल का नेम दीजिएगा, एक कॉल बैक ट्रिगर होगा, या तो एरर आएगा या डेटा आएगा, अगर एरर हुआ तो हैंडल एरर करो, अगर डेटा आया तो उसको प्रोसेस करो, फिर इस डेटा को प्रोसेस करने में कुछ एरर आया तो एरर हैंडल करो, अगर रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट को सेव कर लो। इस तरीके से आप कोड लिखना प्रेफर कीजिएगा, या इस तरीके से, हर कोई इस तरीके से लिखना प्रेफर करेगा, इसीलिए प्रॉमिस को आगे रखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब बैकएंड बना रहे होगे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं होगा, ये बहुत जगह आपको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करके देगा। प्रॉमिस कॉम्बिनेटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, प्रॉमिस डॉट ऑल। मानिए हमारे पास दो तीन प्रॉमिस है, कॉन्स्ट प्रॉमिस वन इज न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट, ये रिजॉल्व करवा देते हैं इस प्रॉमिस को फास्ट वन, एक मिनट, सेट टाइम आउट के अंदर करवाते हैं, सेट टाइम आउट, एक सेकेंड में इस प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देना, फास्ट रिजॉल्व है ये, ठीक है। अब इसी को कोड को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, और ये एक दूसरा प्रॉमिस बनाते हैं अब, और इसको 4 सेकेंड में रिजॉल्व करवाते हैं। एक और प्रॉमिस बनाते हैं, तीसरा प्रॉमिस, और इसको 2 सेकेंड में रिजॉल्व कराएंगे, इसको रिजेक्ट करवाते हैं, इसको क्या करवाते हैं, रिजेक्ट, रिजेक्ट फास्ट ही होगा, ठीक है। ये है हमारा कोड, रिजेक्ट, रिजेक्ट, इस पे इमोजी डाल देते हैं क्रॉस का। चलिए, ये 3 प्रॉमिस है हमारे पास, ठीक है, 3 प्रॉमिस है। पहला चीज आता है प्रॉमिस डॉट ऑल, प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करता है, वेट फॉर ऑल, मीन्स, वेट एक मिनट आप रुक जाइए, प्रॉमिस डॉट ऑल का मतलब, ये आपके पास एक प्रॉमिस, दूसरा प्रॉमिस, तीसरा प्रॉमिस, ये तीनों प्रॉमिस एक एसिंक्रोनस कोड के अंदर है। मीन्स जावा स्क्रिप्ट किस तरीके से काम करता है कि पहले अगर एसिंक्रोनस भी है तो पहले ये काम होगा, फिर ये एसिंक काम होगा, फिर ये एसिंक्रोनस काम होगा, तीनों बारी बारी से काम होगा ना। ब्लॉकिंग को भले ही ये डेलीगेट हो गया, ये एसिंक्रोनस कोड है आपके पास, 3 है एपीआई कॉल, ये डेलीगेटेड है, बट अगेन डेलीगेटेड होने के बावजूद ये बारी बारी से काम होगा, ये तीनों एक के बाद एक, एक के बाद एक होगा। बट जब आप प्रॉमिस डॉट ऑल कीजिएगा तो ऐसा कुछ होगा, ये यहाँ पे है, ये कहीं यहाँ पे है, ये कहीं यहाँ पे है, ये सबसे फास्ट कंप्लीट हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया,
तीनों पैरेलली काम करेंगे, तीनों पैरेलली काम कर रहा होगा, और जब तीनों प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा तब रिटर्न कर देगा। ये फास्ट नहीं हो गया कि तीनों को आप एक ही साथ एपीआई कॉल कर दिए, 3 एपीआई कॉल एक ही साथ कर दिए, तो ये फास्ट हो गया ना। जैसे ये आपका क्लाइंट है, ये आपका सर्वर है, ठीक है। आप क्या कर रहे थे, पहले एक एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है, देन अगेन एक एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है, अगेन एक एपीआई कॉल किए, देन अगेन एक एपीआई कॉल कीजिएगा, ठीक है। बारी बारी से कॉल आएगा, 1 मिनट हो जाइए। पहले आप एक एपीआई कॉल किए, आपको एपीआई कॉल वापस आ गया, रिस्पॉन्स, ठीक है। देन आप दूसरा एपीआई कॉल किए, फिर वो वापस आया, देन आप तीसरा किए, फिर वो वापस आया। अब क्या करना चाहते हैं हम, तीनों एक ही बार एपीआई कॉल करना चाहते हैं। जब तीनों कंप्लीट हो जाएगा और तीनों वापस आ जाएगा, जब तीनों आएगा एक साथ नहीं आएगा, मानिए कोई पहले आ गया कोई बाद में आ जाएगा, जब तीनों आ जाएगा तब हम उसको रिजॉल्व करा देंगे प्रॉमिस को। तो ये जो प्रॉमिस डॉट ऑल है, ये जो प्रॉमिस डॉट ऑल है वो वेट करता है सबके लिए, बट पैरेलली हो रहा होगा। तीनों प्रॉमिस किधर हो रहा होगा, पैरेलल में हो रहा होगा। और अगर पैरेलल में होगा तो ये तीन जहां पे ज्यादा टाइम खा रहे होंगे वहां पे ये कम टाइम खाएंगे ना, तो ये इजी होगा और रिटर्न करेगा एक एरे में रिजल्ट। देखते हैं इसको लिख के। हमारे पास 3 प्रॉमिस है, ठीक है, हमारे पास कितना प्रॉमिस है, 3 प्रॉमिस। तो तीनों प्रॉमिस को एक साथ एग्जीक्यूट करना है तो हमको लिखना होगा प्रॉमिस डॉट ऑल, और यहाँ पे हम 3 ऑल जो भी प्रॉमिस है हमारे पास वो दे देंगे, प्रॉमिस 1 2 3, ठीक है। हमारे पास 3 प्रॉमिस हो गया, इस पे देन लगा देंगे कि अगर रिजल्ट आएगा कॉल बैक में, देन में क्या आता है, सक्सेसफुल रिजल्ट, तो कंसोल लॉग करा देंगे रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा उसको कंसोल लॉग करवा देंगे, ठीक है। अगर कोई एरर आया तो उस एरर को भी कंसोल लॉग करवा देंगे, कंसोल लॉग करवा देंगे उस एरर को, ठीक है। ये है हमारा प्रॉमिस। अब इसको देखते हैं क्या रिजल्ट आया है। वेट 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 दिस देखिए प्रॉमिस आया, रिजेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर रहे होंगे, हाँ यहाँ पे देखिए रिजेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास 3 प्रॉमिस है, अगर एक भी रिजेक्ट हुआ तो सारा रिजेक्ट हो जाएगा, हर एक प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। और अगर इसको रिजॉल्व कर देते हैं, इसको रिजॉल्व कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए तीनों प्रॉमिस एक साथ आया, तीनों प्रॉमिस क्या आया, एक साथ, फास्ट फास्ट देन रिजॉल्व, तीनों प्रॉमिस क्या आया एक साथ। इसको स्लो कर देते हैं, देखिए पहला प्रॉमिस 1 सेकेंड लेगा, दूसरा प्रॉमिस 4 सेकेंड लेगा, तीसरा प्रॉमिस 2 सेकेंड लेगा, टोटल इसको कंप्लीट करने में, ये एसिंक्रोनस है, डेलिकेट होगा, बट ये भी तो बारी बारी से चलेगा, बट प्रॉमिस डॉट ऑल कर देंगे तो जो सबसे लास्ट में जब आ जाएगा तीनों एक साथ जाएगा और आ जाएगा, और जब सब आ जाएंगे तब उस प्रॉमिस को रिटर्न कर देंगे। तो देखिए 3 प्रॉमिस है हमारे पास, टाइम जनरली कितना लगता है, 7 सेकेंड लगते हैं, 4 2 6 1 7 सेकेंड, बट इस केस में कितना लगेगा, मैक्सिमम 4 सेकेंड, क्योंकि ये तो 1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा, ये 2 सेकेंड में हो जाएगा, इसको सबसे ज्यादा टाइम होगा 4 सेकेंड, तो ये दोनों वेट कर रहा होगा इसके लिए, और जब ये आ जाएगा तो प्रॉमिस रिटर्न हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना लगा, 4 सेकेंड, अब पहले कितना लग रहा था, 7 सेकेंड, तो ये कम हुआ ना। यहाँ पे देखिए गौर से, एक ही बार में तीनों आ जाएगा 4 सेकेंड में,
4 सेकंड में तीनों आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऑल काम करता है। ऑल आपको किस रियल लाइफ में कहाँ पे यूज आएगा? मानिए आप चाहते हैं ऑर्डर्स एंड पेमेंट ऑफ यूजर्स। आप एक यूजर्स के ऑर्डर्स को एंड पेमेंट दोनों को फेच करना चाहते हैं, तो क्या ऑर्डर्स और पेमेंट को बारी बारी से फेच कीजिएगा? नहीं, इस दोनों को एक ही यूजर का दो चीज यूज आप फेच करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट फेच कर लीजिए ना, प्रॉमिस डॉट ऑल करके दोनों प्रॉमिस को डायरेक्ट फेच कर लीजिए। आपको डीबी ये कहाँ से आएगा? डेटाबेस से आएगा, और उसमें टाइम लगेगा। अगर दोनों एक साथ कर लोगे तो जल्दी आ जाएगा, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। तो ये था प्रॉमिस। तो वही है प्रॉमिस डॉट ऑल, आप ये सब समझ लीजिएगा। बस प्रॉमिस डॉट रेस मीन्स फर्स्ट सेटल्ड विन, जो पहले आ जाता है जो प्रॉमिस उसको प्रिंट कर देंगे, बाकी को इग्नोर कर देंगे। आएगा वो भी बट इग्नोर कर देंगे। सेटल्ड, ऑल सेटल्ड, वेट फॉर ऑल आउटकम्स। इसमें क्या होता है, जो फुलफिल्ड होता है वो भी आता है, जो रिजेक्ट होता है वो भी आता है। ये सब आप खुद से देख लीजिएगा, होमवर्क में है। यही 2-3 कॉम्बिनेटर्स है प्रॉमिस के। बस promise don't use timers, they run in micro task queue which has higher priority than macro task, जो कि कॉल बैक क्यू होता है, जिसको बोलते हैं वेब एपीआई जहां काम करता है, माइक्रो टास्क जहां प्रॉमिस काम करता है, इवेंट लूप। इवेंट लूप जब आप पढ़ोगे तो ये सब अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं इस लेक्चर में एसिंक का वेट। एसिंक का वेट क्या होता है? कुछ नहीं, एक सिंटैक्टिक सीवर है और टॉप ऑफ प्रॉमिस, सेम प्रॉमिस है, बस सिंटैक्स अलग है, जिससे लिखना आसान हो प्रॉमिस को, और आसान हो जाए लिखना प्रॉमिस को। जैसे ये प्रॉमिस है हमारा, तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं एसिंक का यूज करके। तो इस तरीके से एसिंक का वेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एसिंक का वेट इंटरनली प्रॉमिस ही काम कर रहा होता है। अब देखते हैं एसिंक का वेट करता क्या है। सेम काम करता है जो प्रॉमिस करता है। एसिंक अवेट का मतलब आप जो भी फंक्शन लिखिएगा ना वो एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। मानिए हमको एपीआई कॉल करना है, तो वो एक फंक्शन लिख दिए हम। ठीक है, हम एक एपीआई कॉल करना चाहते हैं, तो एपीआई कॉल में टाइम लगेगा। देखिए क्लाइंट क्या चाहता है, एपीआई कॉल करना। क्लाइंट चाहता है उसको जितना भी यूजर है वो सारे यूजर, कितना यूजर है वो चाहिए। क्लाइंट को क्या चाहिए? कितना यूजर है। ये जो क्लाइंट है ये सर्वर से चाहता है कि सर्वर के पास कितना यूजर है वो सर्वर दे दे। सर्वर से ये क्लाइंट चाहता है। ठीक है, क्लाइंट चाहता है सर्वर से कि जो भी यूजर है वो दे दे। तो एपीआई कॉल हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एसिंक्रोनस कोड लिखेंगे कि क्योंकि क्लाइंट मांग रहा है सर्वर से कुछ डेटा, तो इसमें टाइम लगेगा, और इसमें टाइम लगेगा तो हम नहीं चाहते हैं। और जैसे इससे पहले लिख देते हैं ए, यहां पे बी। होता क्या, पहले ए प्रिंट होता, फिर ये फंक्शन कॉल होता, फिर ये बी प्रिंट होता। एक्चुअल में वो चीज हो रहा होता, पर अब क्या होगा, एपीआई कॉल कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, एपीआई कॉल। ये हम नहीं चाहते हैं कि बी को रोक दे, क्योंकि एपीआई कॉल होने में टाइम लगेगा, तो हम चाहते हैं एपीआई कॉल को डेलीगेट कर देने का। तो इसके लिए कॉल बैक आता है, प्रॉमिस आता है। तीसरा चीज आता है एसिंक का वेट। आप फंक्शन का नाम दे दीजिए एसिंक। ठीक है, हम कंसोल लॉग कर दिए यहाँ पे सी। ठीक, अब आपको एपीआई कॉल कीजिएगा तो कुछ डेटा मिलेगा, कुछ डेटा मिलेगा सर्वर से। आपको डेटा मिल गया 10। क्या मिल गया, 10। या फिर आप बोल दीजिए फेच डेटा। आप कुछ डेटा सर्वर से फेच किए। हम एक फंक्शन लिख लेते हैं फेच डेटा करके, फेच डेटा, जो कि रिटर्न कर देगा 10। इसको समझिए सर्वर रिटर्न कर रहा है फेच डेटा को। ठीक है, ये सर्वर रिटर्न कर रहा है तो इसको आने में टाइम लगेगा, और हम नहीं चाहते हैं
कि इसके कारण हमारे पास आगे एक कोड है वो भी पॉज हो। ए वेट वेट वेट, हम क्या चाहते हैं, सर्वर से कुछ डेटा चाहते हैं, ठीक है। सर्वर हमको कुछ डेटा दिया, अब उस डेटा को हम कंसोल लॉग करवा लेते हैं। डेटा इज, जो भी डेटा हमें सर्वर यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम एसिंक्रोनस फंक्शन बनाएं ताकि मेरा जो एपीआई कॉल है वो डेलीगेट हो जाए, वो अलग हो जाए, अलग से काम करे, ठीक है। कर दिए, और यहां पे हम एक सिंक्रोनस कोड लिख दिए। फिर हम एपीआई कॉल किए हैं, एक सर्वर से हम डेटा लाए हैं यहां पे। अब यहां पे इसको आने में तो टाइम लगेगा डेटा को, तो हम क्या कर दिए, अवेट कर दिए। इस फंक्शन को बोल दिए कि जब तक तुम नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कोड यहीं पे रहेगा। जब तक ये 10 नहीं दे देगा तब तक कोड यहां पे रुका रहेगा। अवेट क्या करता है, फंक्शन को पॉज कर देता है वहां पे। जब तक ये डेटा नहीं आ जाएगा तब तक ये कोड यहीं पे अटका रहेगा, आगे नहीं जाएगा। तो ये जो कोड लिखे हैं इसमें चलेगा क्या, देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। पहले ए सी बी देन डेटा 10, ये क्या है, पहले कंसोल लॉग हुआ ए, प्रिडिक्टेड था, फिर एपीआई कॉल, क्योंकि यहां पे देखिए पहले ए प्रिंट हुआ, ठीक है, फिर एपीआई कॉल, इसको डेलीगेट करने गए तो एसिंक्रोनस से डेलीगेट कर दिए, फिर बी प्रिंट होना चाहिए, सी क्यों हुआ, आपने डेलीगेट किया इस फंक्शन को, बट ये एक सिंक्रोनस कोड ही है, आपने अभी तक डेलीगेट नहीं किया है एक्चुअल में। आप डेटा कब फेच कर रहे हैं एपीआई से, आप सर्वर से, यहां पे इस लाइन में डेटा फेच कर रहे हैं। तो पहले ए प्रिंट होगा, फिर ये फंक्शन कॉल होगा, नॉर्मली कॉल हो जैसे चलता था कोड वैसे ही चलेगा, फिर सी प्रिंट होगा, ए के बाद सी प्रिंट होगा, और यहां पे पॉज हो जाएगा फंक्शन, क्योंकि हम बोल दिए ये सर्वर से कुछ डेटा ला रहा है, तो अवेट कर दिए हैं, अवेट, और जैसे ही अवेट करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, फिर आगे कोड नहीं जाएगा। तो क्योंकि एसिंक अवेट एक प्रॉमिस ही है, ये डेलीगेट हो जाता है, तो कंसोल लॉग बी हो जाएगा उस बीच में, पहले ए होगा, फिर सी होगा, देन बी हो जाएगा, और जब ये डेटा आ जाएगा तब ये कंसोल लॉग होगा डेटा, और ये डेटा फेच डेटा से आया है तो 10 हो जाएगा। देखिए वही हुआ, पहले ए फिर सी फिर बी, और लास्ट में आया डेटा जो आपका 10 है। तो ये होता है एसिंक अवेट। एसिंक अवेट आपको बैक एंड में, फ्रंट एंड में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अभी के लिए बस इतना समझिए, ये अवेट पॉज कर देता है कोड को जहां भी ये होता है, और एसिंक फंक्शन के अंदर ही अवेट कर सकते हैं आप, ठीक है। और किस तरीके से कोड हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट है एसिंक का वेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एरर हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग उसमें डॉट कैच का यूज करके करते थे, आप इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं ट्राई कैच का यूज करके, कि ये चीज करो। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम डेटा फेच कर रहे हैं, अगर कोई एरर आया, ये अवेट किए है ना, तो इसमें अगर कुछ भी एरर आया तो यहाँ पे प्रिंट कर देना, यहाँ पे प्रिंट कर देना उस एरर को। देखिए सेम कोड आया, क्योंकि एरर नहीं आया है, अगर रिटर्न कीजिएगा एरर तो यहाँ पे कोड यहाँ पे चले आएगा। ट्राई ब्लॉक, अगर कोड सही से रन कर गया तो ट्राई ब्लॉक चलेगा, अगर इस कोड में कुछ भी एरर आया तो कैच ब्लॉक में आ जाएगा, मीन्स आप एरर को यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके से एरर हैंडल होता है एसिंक अवेट में। सिक्वेंसल वर्सेज पैरेलल एग्जीक्यूशन, सेम जैसे प्रॉमिस डॉट ऑल करते थे, यहाँ पे भी प्रॉमिस डॉट ऑल कर सकते हैं आप। मानिए आपको दो अवेट करना होता, कॉन्स्ट डेटा टू इक्वल टू अवेट फेच डेटा टू करना होता, फेच डेटा टू,
अगर आपको फेच डेटा 2 करना होता और ये रिटर्न करता है 20, ठीक है, एक बार 10 होता फिर 20 आता, दोनों में टाइम लगता है। देखिए ये सिंक्रोनस कोड है तो आपको उतना आसानी से नहीं समझ में आएगा, पर पहले ये आएगा और कोड रुका रहेगा, जब ये आ जाएगा देन ये कोड चलेगा और फिर ये आएगा और ये कोड रुका रहेगा, देन ये आ जाएगा, देन आगे का कोड चलेगा, ये होता। पर हम इसको पैरेलली भी कर सकते हैं, कॉन्स्ट डेटा 1 कॉमा डेटा 2, हमारे पास यही दो डेटा तो चाहिए, अवेट लगा दीजिए और प्रॉमिस डॉट ऑल, जो प्रॉमिस में यूज करते थे, ठीक है, प्रॉमिस डॉट ऑल कर देना है। और एरे के अंदर हम पहले क्या कर देंगे, फेच डेटा, और दूसरे में क्या करेंगे, फेच डेटा 2। तो इस तरीके से आप दोनों डेटा को निकाल सकते हैं। तो ये आप प्रॉमिस डॉट ऑल करके मीन्स पैरेलल एग्जीक्यूशन कर दिया, आप फेच किए और दोनों को पैरेलली किए हैं फेच डॉट ऑल का यूज करके। तो ये ऑल अबाउट ऑफ एसिंक अवेट लूपिंग विथ एसिंक अवेट। देखिए आप लूप कर सकते हैं बट आप फॉर ईच नहीं यूज कर सकते हैं, बाद में हम बताएंगे लूप कैसे कर सकते हैं। ये सिंपल लूप है कि आप कोई भी, मानिए आपके पास एक एरे ऑफ आइटम्स है, उसको आइट्रेट करना है और उसमें कुछ टाइम लगेगा, डीबी कॉल है, तो अवेट कीजिए, लूप लगा के अवेट कीजिए, हर प्रोसेस सिक्वेंसली जाएगा, पहले ये होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। अगर पैरेलली इस सबको करना है तो प्रॉमिस डॉट ऑल होता है, क्या आता है, प्रॉमिस डॉट ऑल। पर प्रॉमिस डॉट ऑल आप एक एरे पे ही कीजिएगा, और एरे कौन चीज बनाता है, मैप बनाता है। तो यही आइटम्स को इसी आइटम्स पे मैप कर देंगे और प्रोसेस कर देंगे, तो ये एक एरे ही तो बन जाएगा। तो प्रॉमिस डॉट ऑल, अगर आपको प्रॉमिस अच्छे से समझ में आ गया तो ये कुछ भी नहीं है, पर इसको एग्जाम्पल से देख के समझेंगे तो ज्यादा बढ़िया समझ आएगा। तो इसको आगे प्रोजेक्ट में देखेंगे।